नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते गरिमा, सभी बच्चों को नमस्ते। आज हमारा टॉप डे है 11 या मे बी 10। तुमने ठीक कर दिया था क्या सारा कुछ? है 11 ही ना आज, डे 11। और नमस्ते ऋतिक, अमित जी, अर्चना, अर्चना के नाम से जानवी है, संदीप, गरिमा मिश्रा, गौरव कश्यप, हर्ष श्रीवास्तव, सभी को नमस्ते। मास्टरमाइंड के नाम से कौन है भाई, पता भी नहीं चल रहा तो बता दो। डे 11, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, करते हैं उसको शुरू। शुभ संध्या ऋषि। हमने क्या पढ़ा है अभी तक? आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, मैं थोड़ा सा फिर से डिस्कस कर देता हूँ जब तक बच्चे आते। ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ एन इकोनॉमी। एक अर्थव्यवस्था का संतुलन, एक अर्थव्यवस्था का संतुलन। एक अर्थव्यवस्था का संतुलन है और हमने ये टॉपिक पढ़ा था। सभी को भेज देना यार, है ना। हेलो मोना, नमस्ते। तो भाई हमने ये वाला टॉपिक पढ़ा था, इक्विलिब्रियम ऑफ एन इकोनॉमी, एक अर्थव्यवस्था का संतुलन क्या होता है, एक अर्थव्यवस्था का संतुलन कैसे होता है, हम क्या होता है ये पढ़ा था कि जहां पर भी प्लांट एग्रीगेट डिमांड प्लांट एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाए वहां पर इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम हो जाता है। बस यहां हमने ये पढ़ लिया था। आज हमको क्या पढ़ना है तो जरा देख लेते हैं। ठीक है भैया, बोर्ड में लाइनिंग्स आ रही हैं, क्लियर नहीं दिख रहा। जानवी थोड़ा शायद उसको बढ़ाना जरा एक बारी को, लाइनिंग आ रही है क्या? इसका वो बढ़ा दे क्या? ये तो 100% है। 1 सेकेंड, अगर लाइनिंग आ रही है तो मैं जरा देख लेता हूँ दूसरा कलर। 1 सेकेंड, देखिए इसमें लाइनिंग है क्या? इसमें भी लाइनिंग है। चेक करता हूँ। ओके ओके ओके, लाइन आ रही है। ओके ठीक है, इसमें भी लाइन है तो डाल देख लेते हैं कुछ और। इस वाले में इसमें भी है, इसमें इसमें गई लॉट के बदले। अच्छा जी, ओके ओके ओके, चेंज कर दिया मैंने। ऑफिशियल लकी कुत्ता, अब नहीं आ रही होंगी। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था? हमने इक्विलिब्रियम ऑफ एन इकोनॉमी पढ़ा था। एक अर्थव्यवस्था का संतुलन। देखो भाई, हम इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम वहीं करेंगे हमेशा से। ठीक है, अब ठीक है ना? ठीक है, तो हम हमेशा से कहाँ करेंगे? जहां पर इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, इकोनॉमी में क्या होने वाला है, इकोनॉमी के अंदर हमारा एडी और एएस एक दूसरे के बराबर हो जाए। बस हमने ये पढ़ा था कि प्लांट एडी प्लांट एएस के बराबर हो जाए या फिर प्लांट एएस प्लांट एडी के बराबर हो जाए और यहां पर इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम हो जाएगा। फिर हमने क्या सोचा था, हमने इसी का दूसरा कॉन्सेप्ट लिया था और हमने बोला था प्लांट सेविंग शुड बी इक्वल टू प्लांट आई। ठीक है, जितना आपकी सेविंग का होगा, जितनी आपकी सेविंग होंगी उतनी ही आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाए। इकोनॉमी का जो प्लानिंग होगी या प्रत्याशित सेविंग होंगी, प्रत्याशित बचत होगी, वो प्रत्याशित निवेश के बराबर हो जाए।
इतना हमने पढ़ रखा था। बस हमने क्या करा था, हमने ये ASAD के 3 कॉन्सेप्ट पढ़े थे। ASAD के 3 कॉन्सेप्ट पढ़े थे। पहला था टेबुलर प्रेजेंटेशन। टेबुलर प्रेजेंटेशन इसे कहते हैं रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण। रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण। दूसरा हमने पढ़ा था ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो हमने ग्राफिकल भी पढ़ लिया, इसे कहते हैं, अच्छा टेबुलर लिख दिया मैंने, 1 सेकेंड है, यहां आएगा। अच्छा जी, यह है सारणीयन प्रस्तुतिकरण। सारणीयन प्रस्तुतिकरण वो है रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। और लास्ट हमने पढ़ा था, और वो लास्ट था हमारे पास अलजेब्रिक। अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन। अब हमने ये वाला ना न्यूमेरिकल करा था, जिससे हमने क्या कहा था, न्यूमेरिकल। मुझे ये बताओ, लास्ट क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, मैंने बोला था लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन करने हैं आपको। लास्ट 5 ईयर ऑफ CBSE एग्जामिनेशन के आपको क्वेश्चन करके लाने थे। तो मुझे ये बताओ, क्या किसी बच्चे को दिक्कत आई लास्ट वाले क्वेश्चंस करने में, लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस करने में? जहां पर हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, कौन से क्वेश्चन थे वो कुछ क्वेश्चन इस टाइप के थे कि AS इक्वल टू AD, और हमने बताया था ये y के इक्वल है, इसलिए ये C प्लस I बार हो जाएगा, और इससे हम इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम कर रहे थे। क्या किसी को कोई दिक्कत आई? अगर आपको किसी को भी दिक्कत आई है तो मेरे को जल्दी से बता दो, फटाफट जल्दी से बता दो, फटाफट फटाफट बताना। किसी को कोई न्यूमेरिकल दिक्कत आई? ज्योति को नहीं आई? कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जिसमें कोई दिक्कत आई हो आपको? कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं? बताओ भाई। नहीं आई? अच्छा, ऑफिशियल लक्की गुप्ता के नाम से कौन है भैया? कुछ के आंसर पॉइंट में थे तो क्या सही थे वो? वैसे एक चीज बताओ, अगर आपने जहां से भी CBSE के क्वेश्चन उठाए होंगे तो उनका सॉल्यूशन भी पीछे दे रखा होगा, ठीक है? ओके, तो सॉल्यूशन दे रखा होगा, तो एक बार आप उसको सॉल्यूशन को देख सकते हो कि आंसर सही है कि नहीं है, ठीक है? बस इतनी सी बात। ओके, तो दूसरी चीज क्या? दूसरी बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर कोई क्वेश्चन रह रखा है, अगर नहीं निकला है तो वो बता दो, अगर निकल रखे तो ठीक है, मैं आपको SI अप्रोच करा देता हूँ सीधा, ठीक है? SI अप्रोच अगर मैं करा दूं तो तब तक क्वेश्चन लिख देना, अगर होगा तो मैं बता दूंगा। सूरज हूं भाई मैं, ओके 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 सूरज, ठीक है। तो देखो भाई, अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारे पास क्या है, SI अप्रोच, S इक्वल टू I अप्रोच। ठीक है, ये सेकंड अप्रोच है अपनी। इस सेकंड अप्रोच में हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें टेबुलर प्रेजेंटेशन से काम करना है। मान लो हमारा टेबुलर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, जैसा कि कई बार आया भी है। सारणीयन प्रस्तुतिकरण, अगर आपने लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन देखे होंगे इसमें, ठीक है, तो आपको क्या मिला होगा, आपको ये क्वेश्चन जरूर मिले होंगे, ठीक है? सारणीयन प्रस्तुतिकरण आपको ADAS और SI अप्रोच के भी क्वेश्चन मिले होंगे, 101% मिले होंगे। तो हम वही देख लेते हैं। मुझे कोई बताएगा कि क्या कौन कौन से स्टेप्स मैंने फॉलो करवाए थे आपको जब मैंने टेबुलर और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करवाया था, ऐसे ही क्वेश्चन में जहां पर AS और AD का अप्रोच था? कौन बताएगा? जल्दी से बताना फटाफट, मैं चैट बॉक्स देख रहा हूं। ओके, तो जब ये हो जाएगा तो फिर आगे बढ़ ही जाएंगे, फटाफट फटाफट काम कर लेंगे। आज टेबुलर और ग्राफिकल दोनों ही देख लेंगे, हो सके तो हम न्यूमेरिकल भी देख लेंगे। कोई बड़ी चीज है ही नहीं, दोनों ही आंसर में सेम ही चीज करनी है, स्टेप सेम है हमारे, चाहे ASAD का अप्रोच हो चाहे SI का अप्रोच हो, दोनों में ही हमें सेम ही चीज करनी है, सेम ही स्टेप से आंसर लिखने हैं, ठीक है?
सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है प्लान एएस प्लान एडी की, बट यहाँ पर आपको डेफिनेशन में चेंज करके प्लान एस प्लान आई, मतलब वही आप इसे डिजायर एस और डिजायर आई भी कह सकते हो, ठीक है। सेकंड नंबर पर अजम्पशन करना है, ओके। और अजम्पशन के बाद अगर टेबल का क्वेश्चन है तो टेबल बनानी है, ग्राफ का क्वेश्चन है तो ग्राफ बनाना है। थर्ड लिख दो साथ साथ में, ठीक है। और फोर्थ स्टेप क्या करना है, डिसइक्विलिब्रियम, ठीक है, ओके। टेबुलर एंड एक्सप्लेनेशन, बहुत बढ़िया। तो आपको पता ही है कि क्या क्या करना है, हमें वही काम करना है, बस आपको ना स्टेप्स याद रहने चाहिए। आंसर के क्या होने वाले हैं, स्टेप्स याद होने चाहिए। स्टेप 1 के अंदर डेफिनेशन लिखनी है किसकी, एस आई अप्रोच की इक्विलिब्रियम के साथ, कि ये इक्विलिब्रियम कैसे हो रहा है। तो आपको बस इतना सा लिखना है कि जहां पर प्लांट सेविंग प्लांट इन्वेस्टमेंट के इक्वल होगा वहां पर इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। इकोनॉमी, इसका मतलब जितना एक इकोनॉमी में बचत हो रही है उतना ही अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगी। अब कई लोग ऐसा सोचते हैं, देखो अजम्पशन ये जरूर है, आप ना देखो पहली बात, मैं पहले ही एक बात बोल रहा हूँ बार बार, कई बार ना बच्चे एएस और एडी के अप्रोच के लिए तो सोचते हैं चलो ये सारी चीजें तो ठीक है, मगर ऐसा ही अप्रोच में प्लांट सेविंग, मतलब लोग जो सेविंग करेंगे उतना ही इन्वेस्टमेंट कैसे होगा। तो मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, देखो हमारी इकोनॉमी में क्या लिखा हुआ है अजम्पशन में, अजम्पशन में लिखा हुआ है एक पॉइंट, नमस्ते राजन, क्या लिखा हुआ है एक पॉइंट, उन्होंने लिखा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन कौन सी इकोनॉमी होती है, जो अपना प्रॉफिट चाहती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सी होती है, जो अपना प्रॉफिट चाहती है। अगर कोई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अपना प्रॉफिट चाहती है तो क्या करेगी, सीधी सी बात है, वहां के जो कंज्यूमर होंगे वो कंजप्शन करने के बाद क्या करने वाले, कंजप्शन, नमस्ते, कंजप्शन करने के बाद वो क्या करेंगे, कंजप्शन करने के बाद सीधी सी बात है जो पैसा बच जाएगा वो सेव करेंगे। मगर वो सेव ना अलमारी में, तकियों के नीचे, गुल्लक के अंदर ऐसा नहीं करने वाले, वो सारा पैसा जो भी सेविंग के रूप में रखेंगे वो बैंक्स में रखेंगे। यही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वहां पर डिफाइन कर रहा है अजम्पशन में। मेरी बात समझ आ रही है। कई बच्चों के दिमाग में ना सवाल होता है कि ये ऐसा ही अप्रोच हो क्यों रही है। भाई सीधा सा फंडा है, जितना सेविंग होगा उतना वो इन्वेस्टमेंट के रूप में चेंज हो जाए। इसका मतलब लोग इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा भी कहां से लें, बैंक से ही लें। एक नॉर्मल लेन देन जो होता है, जो मानते हैं वो सब, ठीक है। ऋषि ने सही लिखा है, सेकंड अजम्पशन, टेबल एक्सप्लेनेशन, डिसइक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो मेरी बात समझ आ रही है, अगर समझ आ रही तो दे आप डन करना, थम्स अप करना। क्यों, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो वाली बात, क्या कि हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। स्टेप 1 में तो डेफिनेशन लिख ही दोगे, स्टेप 2 में आप जो अजम्पशन लिखोगे उसमें मैंने आपको एक लिखवा रखा है, क्या अजम्पशन में, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कंज्यूमर प्रोड्यूसर क्या करता है, हर कोई अपना फायदा चाहता है। जब हर कोई अपना फायदा चाहता है तो क्या करने वाला है भाई, सीधी सी बात है, ठीक है, वो एक ही काम करेगा, मान्यताएं, ठीक है, ठीक है। नो सर, एसकेपी गेमिंग, तुम्हारा नाम क्या है, नाम लिखना अपना, और क्या क्वेश्चन, क्या समझ नहीं आया तुम्हें बताना। नो सर लिखा है तुमने, ठीक है। तो अगर आप, बहुत नॉर्मल सी बात है कि वहां कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब ये है जो अपने फायदे के लिए काम करे। इसका मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, ये प्रॉफिटेबल कैपिटलिस्ट द्वारा किया जाता है, ठीक है, ओके। शोभित, ओके, शोभित, शोभित तो पहले भी आया था एक बार, ठीक है। तो शोभित तुम आज बहुत मतलब क्लासेस के बाद आ रहे हो। इससे पहले ना मैंने शायद 2-3 क्लास इस चैप्टर की ही पढ़ाई है, नए चैप्टर की, तो उसमें मैंने ना अजम्पशन वगैरह सब पढ़ा रखा है, ठीक है। तो उसमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, हम सिर्फ इतनी सी बात कर रहे हैं कि जहां एस और आई अप्रोच की बात हो रही है, एस और आई क्यों होता है। अभी ये तो एएस इक्वल टू एडी के कॉन्सेप्ट में करा चुका हूं मैं, आज से 2 क्लास पहले करा चुका हूँ। एक बार वो देखना तो तुम्हें समझ आ जाएगा। मैं उसको वापस बताऊंगा तो फिर ये वाले में थोड़ा नया हो जाएगा, देख लेना, वीडियोस हैं उसमें लाइव वाले प्लेलिस्ट में, आप जाके देखना, ठीक है, आराम समझ आएगा। आज का समझना बस, ठीक है, अगर आज का समझोगे तो वाला भी थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बस इतनी है अजम्पशन जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की है वो यहाँ पर एक्चुअली डिफाइन कर रही है कि एस और आई अप्रोच इक्वल तो होगा, ये हमने पहले ही पढ़ लिया है। मगर कई बार मन में ऐसा आता है कि ऐसा कैसे हो जाएगा,
क्योंकि हम ना इंडियन मेंटेलिटी और इंडियन सोसाइटी के बेसिस पे देखते हैं कि हम लोग तो कभी बैंक में सेविंग करने नहीं जाते, तो वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल कैसे हो सकता है। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो ये बात है यार, मैं ऑफलाइन भी क्लास करता हूँ मगर अब तो पॉसिबल नहीं है, ऑनलाइन में पढ़ो तुम। ठीक है शोभित, कोई इशू नहीं है, अभी 1-1.5 महीना है यहाँ पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप ना उसमें कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं बता दूंगा सबके। ठीक है, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, हो जाएगा इकोनॉमिक्स तो। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत नॉर्मल सी बात है। ठीक है, अच्छा तीसरी बात क्या है, हमारा स्टेप थर्ड जो है वो टेबुलर प्रेजेंटेशन है। टेबुलर तो टेबुलर, ग्राफिकल तो ग्राफिकल। एक चीज को ध्यान रखना, यहाँ पर टेबल बनेगा। ठीक है, मैं टेबल लिखता हूँ बस, टेबल एंड इट्स एक्सप्लेनेशन। और एक्सप्लेनेशन जो है, एक्सप्लेनेशन किस चीज का देना है, बहुत नॉर्मल सी बात का देना है कि एस और आई कैसे कहां पर इक्वल हो रहे हैं, उसे टेबल में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, मतलब तालिका और इसकी व्याख्या, तालिका और इसकी व्याख्या। ठीक है, बहुत नॉर्मल सी बात, इतनी लिखनी है। अब आपको बस टेबल याद होना चाहिए बस। ठीक है, और टेबल के लिए कोई मुझे बताएगा मैंने कौन सी इक्वेशन बना के दे रखी है आपको कि जो इजीली याद हो जाए? कौन सी इक्वेशन बना के दे रखी है जो इजीली याद हो जाए? ठीक है, मैं आज टेबल और ग्राफ दोनों ही एक साथ कर रहा हूं यहाँ पर। जल्दी बताना मैंने कौन सी इक्वेशन दी है जिससे आपको टेबल और ग्राफ दोनों ही हो जाए। भाई कभी ग्राफ एंड टेबल साथ में नहीं देगा, नहीं नहीं नहीं, कभी साथ में नहीं मिलेगा आपको, ऐसा हुआ ही नहीं है। ये बच्चे के ऊपर ना ऐसे छोड़ दिया जाता है कि आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया जाए, तो वहां पर आपकी मर्जी है कि आप टेबल बनाओ या ग्राफ बनाओ। और अगर आपने दोनों ही बना दिए तो आपकी मर्जी, आप पे टाइम है तो। ठीक है ना, बिल्कुल राजन एंड हर्ष। तो ये बिल्कुल एक चीज का ध्यान रखना कि ऐसा ही होता है। ठीक है, अच्छा ओके, प्रवीण भंडारी के नाम से मैसेज आया था, राजा होगा शायद। अच्छा तो देखो, तो ये बात समझ आ रही है ना कि दोनों ग्राफ एक साथ, मतलब दोनों चीजें नहीं मिलती, बस मैं आपको दोनों की ही चीजें एक साथ करवा देता हूं बस। ठीक है, अच्छा तो क्या होगी टेबल, तो आपको याद होगा C इक्वल टू 75 प्लस 0.75y। एक तो ये इक्वेशन थी, अब अपने को I चाहिए। ठीक है, तो I चाहिए तो क्या होगा, अब I चाहिए तो हम बोलेंगे सीधा सीधा सा कि ये भी 75 है। ठीक है, बार। अच्छा मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा भाई, यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन। जैसे अभी ना हर्ष ने लिख दिया कि, हर्ष ने क्या लिखा, हर्ष ने लिखा कि क्या यहाँ पर मतलब टेबल और ग्राफ से क्वेश्चन नहीं आता। भाई देखो, टेबल और ग्राफ से तो क्वेश्चन नहीं आता एक साथ। ठीक है, वो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मगर मैं आपको एक बात बताता हूँ, एएस और एडी और एस और आई अप्रोच एक साथ बताने को जरूर आ सकता है। एएस एडी एस और आई एक साथ अप्रोच बताने को आ सकती है। अगर एएस एडी और एस आई अप्रोच एक साथ बताने को आ गई तो वो क्वेश्चन 6 नंबर का हो जाएगा सीधा। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा या 3 नंबर का रहेगा। ठीक है, मगर वो क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया तो कितने का होने वाला है, 4 नंबर का होने वाला है, ये ध्यान रखना। अब इसी अप्रोच के बेसिस पर अगर आप देखोगे तो इक्वेशन क्या बनेगी भाई, एस की बनेगी -75 प्लस 0.25y। बनेगी नहीं बनेगी, ये इक्वेशन निकालनी हमने सिखाई रखी है। अब जरा टेबल बना देते हैं, बहुत नॉर्मल सी बात है। ठीक है, आपको टेबल ड्रॉ करनी है। टेबल ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले एएस या फिर जिसे हम वाई कहते हैं या फिर जीडीपी कहते हैं, इसको निकालना है, रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको कंजप्शन निकालना है। नेक्स्ट आपको इन्वेस्टमेंट जो गिवन है वो। नेक्स्ट आपको एस इक्वल टू वाई माइनस सी करना है, बस। ठीक है, नहीं एएस इक्वल टू एडी से, हाँ उसमें दोनों करना पड़ेगा, एडी एएस दोनों, एसआई दोनों। अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ टेबल में कैसे होने वाला है। ठीक है, तो यहां पर वही रखनी है आपको, 0, 100, 200। देखो भाई ये इक्वेशन मैंने आपके लिए बना रखी है कि आपको ना इजीली याद हो जाए, 75 75 75 कि आप एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए आपको याद रखने में। वरना बच्चे कुछ ऐसी डेफिनेशन मतलब इक्वेशन लेके चले जाएं, बाद में वो भूल जाएं, बाद में वो इक्वल ही ना हो पाए। जैसे अकाउंट में बैलेंस शीट इक्वल नहीं होती आपकी, तो फायदा थोड़े ना। अच्छा, एक गुड न्यूज भी है आपके लिए, और हाँ अगर दोनों साथ में पूछे तो दोनों करना पड़ेगा, ज्योति बिल्कुल सही बात है।
ठीक है, गुड न्यूज भी है, बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। और आप बैड न्यूज कह लो या गुड न्यूज कह लो, उसको वो भी है। तो ये क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, 75, 150, 225, ठीक है, 300, 375, 450, 525, 600, 675, 750 एंड 825, ये है। यहाँ 75 ही अपना, अब इसमें क्या होने वाला है, यहाँ पर हमें बस इतना ही बनाना है, SI अप्रोच बनानी है तो हमें सिर्फ इतना ही लिखना है, ये -75, -50, -25, 0, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175। तो आपको पता चल रहा है S और I कहां पर इक्वल हो रहे हैं, जहां पर 75 लिखा हुआ है। देखो आपको बहुत नॉर्मली दिख भी रहा है यहाँ पर। गुड न्यूज, कल छुट्टी है, हाँ कल तो छुट्टी है। अच्छा देखो, बता देता हूँ, ये देखो 600 पे 75 हो रहा है। अच्छा थोड़ा सा ना इशू ये हुआ है कि मेरी क्लासेस में ना थोड़े वेरिएशन आएंगे, ठीक है ना। तो वो क्या है कि मैं अब से ना MWF में ही पढ़ा पाऊंगा आपको, चाहे 10 बजे से 11:30 पढ़ा दूं, 1.5 घंटे के आसपास, मतलब मेरे ऊपर है MWF के अंदर, ठीक है। TTS की टाइमिंग अभी मेरे को पता कंफर्म नहीं है, मे बी 9 बजे हो या मे बी 10 बजे ही हो आपकी, ठीक है। वो अकाउंट्स की टाइमिंग होगी, ये इको की टाइमिंग होगी, ये अकाउंट्स की नागेंद्र सर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये भी 1 से 1.5 घंटे की होगी, वो भी लाइव रहेंगे, ठीक है। कब तक रहेंगे, जब तक आपके एग्जाम है, ठीक है। अकाउंट्स 12th के लिए तो ये एक गुड न्यूज है। बैड न्यूज बस ये है कि मैं डेली नहीं मिलने वाला हूँ, अब थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो रहे थे मेरे लिए, ठीक है। तो वो इधर ही डिस्कस होने में हो रहा था कि कौन सा बैच टाइमिंग रहेगा सही। अब बैच टाइमिंग में दिक्कत है कि एक अनार 100 बीमार तो सबको ही करना है भाई, करना भी है, आप लोगों को पहुंचाना भी है, ठीक है, आप लोगों तक हमारे ये क्लासेस। तो बस इतना सा था, यही गुड न्यूज़ है आपकी कि आप अकाउंट्स भी यहाँ पढ़ लोगे, अकाउंट्स के भी अपने डाउट ले लोगे। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अकाउंट्स में बहुत बच्चों को टाइमिंग की दिक्कत, मतलब टाइम की पेपर टाइम पे नहीं हो रहा, या फिर बैलेंस शीट नहीं मिलती, ठीक है। तो ये सब होने वाला है। अब एक और क्वेश्चन आ रहा है जानवी का, भैया दिन में नहीं कर सकते हो आप? यार दिक्कत मेरे लिए नहीं है, मैं तो दिन में एक टाइम के लिए फ्री होता भी हूँ, एक टाइम बीच में, मेरे लिए अच्छा भी है अगर मैं देखूँ तो, ठीक है। मगर दिक्कत यह है कि सारे बच्चे लाइव नहीं मिलने वाले मेरे को, लाइव में नहीं मिलने वाले, तो लाइव में क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो सारे के सारे, ठीक है। तो ये एक बड़ी दिक्कत है, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां नहीं है, फिर दूसरी बात और भी बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इसलिए कोई नहीं, मैं लगभग 1.5 घंटे तो रहूंगा, कोशिश पूरी उम्मीद है। और अगर ऐसा होगा तो संडे में फिर लूंगा, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो फिर मैं संडे लूंगा ना, ठीक है। तो ये चीज है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं कराऊंगा यार, टेंशन मत लो तुम्हें। तो यहाँ पर ऐसा ही अप्रोच के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो आपको क्या मिल रहा है, 75 = 75 आपको यहाँ मिल रहा है SI अप्रोच। अच्छा अगर AD AS और SI दोनों ही पूछ लिया जाते तो क्या करना पड़ता हमको, अगर AD AS और SI अप्रोच दोनों ही पूछ ली जाती तो बस आपको इसके जस्ट बगल में AD बनाना पड़ता, ठीक है। AD = C+I, तो आप देखोगे यहाँ पर ये इक्वल हो जाता, अभी मैं बना नहीं रहा बट इक्वल हो जाता, ठीक है। चलो देखो, तो यहाँ पर क्या है, 600 की इनकम पर 525 का कंजप्शन है, हमें ना 600 की इनकम से मतलब है, ना 525 के कंजप्शन से मतलब है, हमें बस मतलब है कि हमारा इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट 75 का था, 75 करोड़ का था, और उतनी ही डोमेस्टिक सेविंग, यहाँ डोमेस्टिक सेविंग बोल रहा हूं मैं, ठीक है, डोमेस्टिक सेविंग भी वहां पर इतनी ही हो गई। तो इसका मतलब यहाँ पर S और I एक दूसरे के इक्वल है, S और I एक दूसरे के इक्वल है, यही आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कर लेना है, ठीक है, यही आपको एक्सप्लेनेशन करना है। अगर यही बात ग्राफ में पूछी जाती तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 सेम रहते हैं, बस 3 में आपको क्या करना था, ग्राफ को एक्सप्लेन करना होता, ग्राफ को एक्सप्लेन करना होता तो AD का कॉलम और बनेगा, हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, एक बार बना के बता दो, बना के बता दो, देखो बना के बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है, बना के बता देता हूँ, लो जी लो, बना देते हैं। यहाँ हो जाएगा कितना, 150, ठीक है, कॉलम तो है ही है, ठीक है। तो मैं जरा इसको ठीक कर लेता हूँ,
डन। लो जी, यहाँ हो गया 150, 150 के बाद 225, 300, 375, 450, 525, 600। देखो 600 पे 600 इक्वल हो गया, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 675, 750, 825 एंड 900। बस देखो, अगर मैं इसमें देखूं तो आप बोलोगे ठीक है ये 600 पे 600 इक्वल है। दोनों इक्वल है, एएस और एडी एक दूसरे के लिए इक्वल है, ठीक है। ओके, तो अब नेक्स्ट समझते हैं जरा इसका आगे का जो मैं आपको बता रहा था। वो क्या था, यहाँ एस और आई एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। यही आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, इसी को आपको एक्सप्लेन करना है एस और आई को। मगर मैं इसका टेबल वो ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कैसे बनेगा, जरा ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ कैसे देख लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो ये माइनस वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इधर एक जा रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, दूसरी बात क्या, अब मैं कुछ चीजें लेकर आ रहा हूँ, क्या दूसरे ग्राफ। तो मैं ग्राफ येलो ले लेता हूँ, व्हाइट लाइन ले लेता हूँ, तो आपको दिखेगा भाई इन्वेस्टमेंट तो आपका फिक्स है, ऐसा रहेगा। नेगेटिव से आपकी इनकम उठेगी, ऐसा क्या होने वाला फिर, ये हो गया आपका S इक्वल टू -75 प्लस 0.25 Y, और ये हो जाएगा I बार, जो कि यहाँ 75 था। इक्वल कहाँ हो रहा है, तो आप बोलोगे इक्वल कहाँ हो रहा है, इक्वल हो रहा है जहां पर S और I एक दूसरे को मिल चुके हैं। S और I यहाँ पर इक्वल है, किस जगह पर, तो Y स्टार पर, बस यहाँ इक्वल है। ओके, इतनी बात समझ आ रही है, बहुत बढ़िया, डन। अब अगर आपने इसको एक्सप्लेन करा तो यहाँ आप टेबल में इसको एक्सप्लेन करोगे, इस टेबल को एक्सप्लेन करोगे, 75 पे 75 को इक्वल करोगे, और यहाँ पर इस पॉइंट को इक्वल करोगे, जैसे मैं ई नाम दे रहा हूँ, ये आपका हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब मैं इसे नाम दे देता हूँ इक्विलिब्रियम पॉइंट। और अगर ग्राफ में होता यही चीजें, तो जैसे आपने बोला ना दोनों चीजें एक साथ होंगी, तो इसी के जस्ट ऊपर एडी और एएस का ग्राफ आ जाता, ठीक है। इसी के जस्ट ऊपर, मतलब बिल्कुल पैरेलली ऊपर, ठीक है, ऊपर की साइड में हम एडी और एस बना लेते हैं। अभी मैं बनाऊंगा नहीं, ठीक है, एडी और एस बना लेते हैं। अब आपको यहाँ पर डिसइक्विलिब्रियम को बताना है, क्या बताना है, डिसइक्विलिब्रियम, स्टेप नंबर 4 एंड रीइक्विलिब्रियम, ठीक है। जरा देखें, तो जरा देखेंगे, रुको 1 सेकेंड। मैं जरा यहाँ पर आपके लिए चीजें देख लेता हूँ। डन, देखते हैं यहाँ पर। एक तो स्टेप नंबर 4 लिखता हूँ यहाँ पर, स्टेप 4 में क्या करना है आपको, डिसइक्विलिब्रियम को समझाना है एंड रीइक्विलिब्रियम को समझाना है। देखो भाई, आज ये टॉपिक खत्म कर देंगे ना, तो कल मैं आपको पढ़ाऊंगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, अलग बना देंगे। अगर पूछे तो आईडी और एएस का, हाँ मगर मैं एक में नहीं, जस्ट ऊपर, इसी जैसे इसी के जस्ट ऊपर, जैसे हमने, याद है आपको एस एंड एस से आई, मतलब सॉरी सी से एस निकालना और एस से सी निकालना कर रहा था ना, वैसे ही एडी एस और एस आई अप्रोच करने के, ठीक है। ओके, इतना काम करेंगे, थैंक यू। इसे लिखेंगे असंतुलन और पुनः संतुलन, बस ये काम करना अपने को। करना क्या है, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, बहुत नॉर्मली मैं आपके लिए थोड़ी सी चीजें अलग से ड्रॉ कर देता हूँ। देखो, आप देखोगे इस पूरी सिचुएशन में आई बड़ा है किससे, एस से। इस पूरी सिचुएशन में आई बड़ा है एस से, ठीक है।
उतनी ज्यादा सेविंग्स है नहीं, ठीक है, तो सेविंग्स है नहीं तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। अब ये बड़े कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। वहीं पर इस वाली सिचुएशन में देखेंगे तो आप यहाँ देखोगे इस पूरी सिचुएशन में ये आई है, यहाँ ये एस है, तो ये ग्रेटर देन है, आई इज ग्रेटर देन एस। इस पूरी सिचुएशन को अगर हम देखें तो यहाँ एस ग्रेटर देन आई, तो यहाँ सेविंग्स ज्यादा है, बैंक के पास सेविंग्स ज्यादा आ गई, लोग उतना इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं रहे बैंक्स के पास, ठीक है, पूरे इकोनॉमी के बैंक के पास। और ऊपर क्या है, लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, बट उतना क्या नहीं आ रहा, उतनी सेविंग्स ही नहीं है, बैंक में पैसे ही नहीं है, ठीक है। तो हम इस चीज को क्या करते हैं, ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। तो पहली सिचुएशन आपको दिख ही रही है यहाँ पर, ठीक है। तो आप देखोगे इसको मैं ऐसे बॉक्स में ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बोला मैंने, देखो जब हम पढ़ते हैं ना इसको थोड़ा सा और बड़े लेवल पर, ठीक है ना, बड़े लेवल मतलब और बड़ा, मैक्रो लेवल अभी यहाँ तक थोड़े ना है, मैक्रो की तो आप ABCD पढ़ रहे हो, पहली बार तो पढ़ रहे हो, अभी तक पूरे स्कूलिंग में फर्स्ट टाइम आप मैक्रो पढ़ रहे हो। तो जब फर्स्ट टाइम आपको मैक्रो पढ़ रहे हो तो सोच लो ना फर्स्ट टाइम में आपको क्या ही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग है तो ये इंटरेस्ट रेट सब पे डिपेंड करता है, ठीक है, बट हमारा काम नहीं है, हमारे पेपर से भी काम नहीं है, पेपर में लिखेंगे तो मार्क्स मिलने ही नहीं हमको अपने को, ठीक है, तो ऐसे कुछ काम करेंगे नहीं। तो बस रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी काम होता है इनका, यही होता है मेन जो काम जो हम पूरे इकोनॉमिस्ट को देखते हैं कि एक इकोनॉमिस्ट मैक्रो लेवल पे क्या कर सकता है। अभी तो आपको इकोनॉमी के कांस्टेंट लेवल दे रहे हैं, कांस्टेंट है इकोनॉमी, ऐसा है, ऐसी जैसे इंडिया फ्लक्चुएटिंग चल रहा है, अप डाउन अप डाउन, तो सोचो कितनी बड़ी दिक्कत होती होगी इकोनॉमिस्ट को ये पॉलिसीज ड्रॉ करने में। जैसे कि कल ऐसे ही नॉर्मली जब मैं आपको ऑफलाइन बैच में मैं इंडिया पाकिस्तान चाइना पढ़ा रहा था, तब मैंने बताया था कि हमारे RBI की गाइडलाइन, RBI कहता है कि इन्फ्लेशन जो होता है, जो हम पढ़ेंगे इसके जस्ट बाद, इन्फ्लेशन जो होता है, महंगाई जो होता है वो होनी चाहिए, मगर कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 2%, मैक्सिमम 6%, ठीक है। बीकॉम फाइनल ईयर में है बट वो भी उतना ज्यादा नहीं है उतना ज्यादा नहीं है जितना हम एक्चुअल में चाहिए हमको, ठीक है। तो RBI क्या कहता है कि मिनिमम 2% इन्फ्लेशन होना चाहिए और मैक्सिमम 6% इन्फ्लेशन होना ही होना चाहिए। अगर 6% से ज्यादा हुआ तो भी गलत है और 2% से कम हुआ तो भी गलत है। और हमने देखा कि इंडिया और पाकिस्तान इस वाले हिस्से में तो हैं, इंडिया और पाकिस्तान कह रहा हूँ, सॉरी, इंडिया और चाइना तो हैं, बट आप पाकिस्तान का इन्फ्लेशन देखो 27%, तो ये अपने आप ही बाहर चले गया। तो ऐसे में इकोनॉमिस्ट क्या करेगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हम ये कह सकते हैं कि कंज्यूमर सेविंग और प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट करते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं कह सकते, सेविंग कंज्यूमर ही कर रहे हैं, यहाँ पर सेविंग प्रोड्यूसर भी करता है, उनको कॉर्पोरेट सेविंग्स कहते हैं, बट एक्चुअल में उसकी सेविंग्स का मतलब कुछ और होता है, ठीक है, वो फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं, बिल्कुल, ठीक है। इंफॉर्मेशन से भी तो GDP बढ़ती है, इंफॉर्मेशन मीन्स, इंफॉर्मेशन तो नॉलेज होगी, आपको कुछ नया पता चल रहा है तो, ठीक है। तो क्या, तो ये बता दिया मैंने, कंज्यूमर ही सेविंग करता है, बट एक्चुअल में यहाँ पर कंज्यूमर अपने आप में ना, कंज्यूमर या फिर प्रोड्यूसर जैसे वर्ड जो होते हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए छोटे होते हैं, इसीलिए तो मैक्रो को बहुत बड़ा बताया गया ना, इसीलिए। तो आप यहाँ पर समझ रहे हो, इतनी बात समझ रहे हो जो मैंने आपको बताया, स्टेप 4 डिसइक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम, मैंने दोनों ही सिचुएशन यहाँ पर लिख दी है, यहाँ ड्रॉ कर दी है। अब इसी को एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग, यहाँ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन सेविंग। अब सीधा सीधा सा फंडा क्या है, ठीक है, इन्फ्लेशन से भी तो GDP बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है, बट ऐसी GDP बढ़ना अच्छी थोड़ी मानी जाती है। अगर कोई GDP इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ रही है तो उस GDP का बढ़ना अच्छा नहीं होता, ठीक है, ऐसी GDP बेकार मानी जाती है अगर इन्फ्लेशन से बढ़े तो, ठीक है। हाँ, बट वेलफेयर नहीं बढ़ता, बिल्कुल सही बात है, अपने को वेलफेयर चाहिए। थोड़ा मैंने छोटा कर दिया है और मैं यहाँ पर डिसइक्विलिब्रियम के पॉइंट्स को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो पहला पॉइंट जो है अपने पास, चलो एक काम करते हैं, पहला इधर कर लेते हैं, फर्स्ट इधर कर लेते हैं। तो फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में है I इज ग्रेटर देन S, ये सिचुएशन। तो पहला नंबर तो आप इसे एक्सप्लेन करोगे कि प्लान इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन दी प्लान सेविंग, कि ऐसा है कि इकोनॉमी में लोग इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना चाहते हैं और सेविंग्स कम करना चाहते हैं। बिकॉज हम जानते हैं
कि सेविंग इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट इज अ फैक्टर ऑफ, इन्वेस्टमेंट क्या है, एक फैक्टर है किसका, एग्रीगेट डिमांड का। एग्जेंट सेविंग और एग्जेंट पोस्ट सेविंग क्या, अभी बता रहा हूँ, हाँ ऋषि बता रहा हूँ मैं, ठीक है, ओके बिल्कुल बता रहा हूँ, बहुत आसान, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है तुमने और पेपर में आया भी है। एग्जेंट सेविंग और एक्स पोस्ट सेविंग दोनों बताऊंगा, ठीक है। ये सिर्फ एग्जेंट सेविंग ही नहीं होता, एग्जेंट एग्रीगेट डिमांड भी होता है, ठीक है। ये एग्जेंट वर्ड का मतलब बताऊंगा तो तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा, पहले इसे समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, प्लांट एग्रीगेट, प्लांट सेविंग इज ग्रेटर देन, सॉरी, प्लांट इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन प्लांट सेविंग। तो यहाँ पर क्या है कि प्लांट इन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ एडी, इट्स मीन कि लोगों ने ज्यादा खर्चा, मतलब इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है तो लोग खर्चा करने को ज्यादा राजी हो रखे हैं, कंजप्शन पर्पज से राजी नहीं हो रखे, तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से ज्यादा राजी हैं। और उतनी मार्केट की सेविंग्स नहीं है, इसका मतलब मार्केट ने उतना प्रोडक्शन ही नहीं करा, तो उन लोगों को इनकम जनरेट ही नहीं हुई है, इनकम जनरेट नहीं हुई है तो क्या होगा भाई, सीधी सी बात है, इनकम ही जनरेट नहीं हुई है। इट्स मीन एक तो पता चल गया कि आप इसको एडी और इसको एएस के नजरिए से देख सकते हो, पहला नंबर। दूसरा नंबर, आप इतना दूसरे तरीके से समझना, आप ये बोलोगे कि सेविंग्स जितनी हुई थी उससे ज्यादा खर्चा हो रहा है, तो इसका मतलब सीधा सा मतलब क्या हुआ कि अगर ज्यादा खर्चा हो रहा है, लोगों की सेविंग्स भी नहीं बच रही हैं, सेविंग्स से भी ज्यादा खर्चे कर रहे हैं, तो यहां पर जितना भी जो प्रोड्यूसर होगा, जो भी प्रोड्यूसर होगा, तो प्रोड्यूसर विल लॉसेस और लॉस, प्रोड्यूसर विल लॉस अनफुलफिल्ड डिमांड, ठीक है, अनफुलफिल्ड डिमांड। तो प्रोड्यूसर को क्या होगा, अनफुलफिल्ड डिमांड का लॉस होने वाला है, ठीक है। एग्जेंट सेविंग है ना, यहाँ एग्जेंट सेविंग अभी नहीं, एग्जेंट सेविंग का ऐसा मतलब कुछ नहीं होता, जरा समझना पहले। उत्पादक को बगैर पूरी की गई मांग की हानि उठानी पड़ेगी, और अगर वो ऐसा करेगा तो क्या होने वाला है, लॉस उठाएगा, तो नेक्स्ट टाइम ये क्या करने वाला है, अपना एएस बढ़ाएगा। कुल मिलाकर आंसर क्या है यहाँ पर, एएस बढ़ाएगा। जब एएस बढ़ाएगा तो सेविंग्स अपने आप बढ़ जाएंगी, सेविंग अपने आप बढ़ जाएंगी तो एस और आई एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर भी बिल्कुल एडी और एएस जैसा ही है, कोई चेंज नहीं है। बस आपको समझना है कि ऐसे मोमेंट पर सेविंग्स कम पड़ चुकी हैं, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो चुके हैं, और प्रोड्यूसर को लॉसेस होंगे अनफुलफिल्ड डिमांड के। अनफुलफिल्ड डिमांड के लॉस होंगे तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम ही विल इंक्रीज द प्रोडक्शन लेवल, सो देयरफॉर व्हेन प्रोडक्शन लेवल इंक्रीजेस, ठीक है, द इनकम ऑफ द एंटायर इकोनॉमी इंक्रीजेस एंड द सेविंग आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। तो सेविंग्स भी बढ़ेंगी और सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाएगी, बस इतनी सी नॉर्मल बात। सेकंड जो बात है वो क्या है यहाँ पर, ठीक है, जो सेकंड बात है वो क्या है, सेकंड बात है कि इन्वेस्टमेंट लेवल सेविंग लेवल से कम हो रहा है, इन्वेस्टमेंट सेविंग लेवल से कम हो रहा है, और सॉरी हाँ कम हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि लोगों की सेविंग्स लोगों की जेब में ही है, या लोग सेविंग्स ज्यादा कर रहे हैं, लोग खर्चा करने पर विश्वास ही नहीं है। तो जब लोग खर्चा करने पर विश्वास है ही नहीं लोगों का, तो क्या होने वाला है भाई, बहुत नॉर्मल सी बात, ये भी क्या है, एडी इज लेस देन एएस जैसा। तो लोग सेविंग्स ज्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, लोग सेविंग्स ही करने पे लगे हैं, तो खर्चा कब करेंगे, खर्चा नहीं कर रहे तभी तो सेविंग्स ज्यादा हो रही है। तो प्रोड्यूसर विल लॉस अनवांटेड स्टॉक, तो उसको कौन से लॉस होने वाले हैं, अनवांटेड स्टॉक के, अनवांटेड स्टॉक्स के, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ही विल एग्रीगेट सप्लाई को कम करेगा, एग्रीगेट सप्लाई को कम करेगा तो सेविंग कम होगी, सेविंग कम होगी तो वापस ये S इक्वल टू आई पर पहुंच जाएगा, ठीक है, ओके। सेविंग कम होगी, सी कम नहीं होगा, ठीक है, कंजप्शन कम कर रहे होंगे बट इसका मतलब ये नहीं है, सेविंग कम हो जाएगी अपने आप ही। अब इसको क्या लिखेंगे हिंदी में, उत्पादक को अवांछित स्टॉक की हानि होगी, अवांछित स्टॉक की हानि होगी,
और हानि होगी तो क्या करेगा, एएस को बढ़ाएगा। बहुत नॉर्मल सी बात, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई? अगर इतनी बात समझ आ गई तो मैं बच्चों का ये क्वेश्चन ले लेता हूँ एक्सेंट वाला। और ये लास्ट टॉपिक था, मतलब लास्ट वो था, चाहे वो ग्राफ से पूछ लें चाहे वो टेबल से पूछ लें, ठीक है। दोनों में आपको सेम स्टेप्स बनाने हैं, मुझे बताना, ठीक है। अब मैं आपको एक्सेंट वाला बता देता हूँ। बता दूं क्या एक्सेंट वाला? अगर बता दो तो थम्स अप कर लेना यार। और अगर आपने ये जो हमारी वीडियो चल रही है, ओके, इतनी बात समझ आ गई है, तो आप देखो, आपने तरीका एक पढ़ा आंसर करने का, और कितनी जगह फॉलो हो गया? वो 6 जगह पर फॉलो होने वाला है, मतलब 5 जगह तो हो ही गया ना। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या मुझे, हाँ मुझे कराने हैं वो क्वेश्चन। एएस घट सकता है क्या? एएस घट सकता है, देखो एएस घटा तो ये ना, एएस घटा है, ठीक है। क्यों नहीं घट सकता? एएस बिल्कुल घट सकता है, ठीक है। ओके, ठीक है ऋषि, डन है? डन है, आगे बढ़ो। चलो आगे बढ़ते हैं। हम समझते हैं क्या, हम समझते हैं अपने कौन से क्वेश्चन, हम समझते हैं अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन। मुझे एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताना जरूर, ठीक है ना। मैं एक दो क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, यहाँ न्यूमेरिकल पूछेंगे आपसे। किससे? देखो आपको जो क्वेश्चन दिया होगा वो नॉर्मल सा दिया होगा कि सेविंग इज इक्वल टू 75 प्लस 1 माइनस 0.1 वाई, ऐसा दिया आपको, ठीक है। एंड इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 200, तो नेशनल इनकम या फिर वाई निकालो। इसी को नेशनल इनकम लिख के भी देते हैं भाई, कंफ्यूज मत होना। अब इसमें कुछ करना ही नहीं है, एएस लिखेंगे एस की जगह पर, नहीं नहीं एस की जगह पर। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने वहां पर ना एएस और एडी इसलिए लिखा था क्योंकि मैंने बोला था उसका केस वैसा ही है, लिखना नहीं है, एस और आई ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखोगे, आपको पता है एस और आई एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो एस की इक्वेशन रख दो, -75 प्लस, ठीक है, -1 माइनस 0.1 है, तो ये अपने आप ही क्या बन जाएगा, 0.9। और कब, 1 सेकंड, मैंने उल्टा लिख दिया क्वेश्चन में, थोड़ा ठीक करता हूँ, ठीक है। ओके, इसे 0.9 कर देता हूँ, मुझे 9 लिखना था यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 0.1 वाई, और सामने क्या हो जाएगा 200, ठीक है। तो क्या होने वाला है, ये 0.1 वाई इक्वल टू 275, ठीक है। और 0.y की जगह हम सीधा सीधा आंसर विल बी 2750, आंसर डन है 2750। तो बस इतना सा करना है, ओके। नेक्स्ट करते हैं, एक क्वेश्चन आपको देता हूं, आप करके दिखाओ, मुझे आंसर बताओ। क्वेश्चन है कई बार इक्वल टू 325, ठीक है, और s इक्वल टू है -65 प्लस 0.35y। बताएगा कोई आंसर मेरे को? देखते हैं कोई बताता है एसआई अप्रोच के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू एसआई अप्रोच। बड़ा आसान है एसआई अप्रोच ना। बताया नहीं किसी ने अभी तक, कर रहे हो क्या? एक 114.2 ज्योति का आंसर, देखते हैं यार।
1114.28, स्नेहा गुप्ता 114.4। देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा कितना है इसका। ग्यारह सौ चौदह पॉइंट दो, वहां है 111.42 राजन का, ऋतिक का 1114.2। देख लेते हैं, है ना, इतने बच्चों का निकल गया तो बहुत नॉर्मल सी बात है। क्या करना है, 325 इक्वल टू -65 प्लस का 0.35y। बहुत नॉर्मली क्या बनेगा ये, अगर आप देखोगे तो 390 अपॉन में 0.35 y इक्वल टू, ठीक है, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा 2, 5 से काटेंगे पहले इसको, तो ये हो जाएगा 5 सत्ते 35, 5 8 40 और ये हो जाएगा 7। 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 चौक 28, ये आंसर है जिसका भी ये सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला करो यार, ये वाला बताओ मेरे को जल्दी से। दीक्षा पालीवाल जी गलत कर रहे हो अब तो आप, ठीक है। जल्दी बताना मेरे को ये वाला क्वेश्चन फटाफट। ऋतिक का आंसर आ गया, ऋतिक का आंसर आ गया है। देखते हैं और बच्चों को आता ही नहीं आता, कितनी जल्दी आता है। ओके ओके दीक्षा, दूसरा क्वेश्चन करो यार। ऋतिक का आ गया, हर्ष का भी आ गया, और बताओ, और लोग बताओ। और लोग बताओ जल्दी से। चलो भाई, सभी का आ रहा है। अनिल, वो सॉरी ज्योति, ज्योति तुम्हारा क्या आ रहा है, 12,000 कुछ बहुत ज्यादा आ रहा है तो। अच्छा आ गया तुम्हारा भी, ओके। अंकित रावत, ओके डन। तो अब आई हिमानी, मार्केट में है हिमानी, तो उससे गायब थी। चलो निकालते हैं, इतना ही आंसर है कि नहीं है ये, तो बस बहुत नॉर्मल सी बात है। ये हो गया 200, इसको हम लिखते हैं -200 प्लस 0.15y, ओके। और यहाँ हो जाएगा कितना है, इक्वल टू i। अब क्या करेंगे हम, इसमें -200 को उधर ले जाते हैं, i को निकालना ही है, खैर कुछ नहीं करना हमें। 0.15 मल्टीप्लाई 8500 इक्वल टू i बार, मल्टीप्लाई करते हैं सीधा सीधा, तो माइनस का 200 प्लस का 15 75 7 15 15 120 27, तो 200 माइनस कर देंगे तो 1075 इक्वल टू आई बार। बहुत बढ़िया भाई, आंसर आ गया। अब जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, क्या आप वो क्वेश्चन कर पाओगे? देखें क्या है आप में दम, बताओ भाई, खेलें एक क्वेश्चन और, थोड़ा सा लेवल अप करें, हाँ कि ना, हाँ कि ना। 1275 क्यों आया भाई? अभी तो 200 माइनस भी तो करना है उसमें से, निकाल तो दिया तुमने। देखो भाई, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। फिर लिखा हुआ है क्वेश्चन इनटू करने पर, ओके हाँ ओके, तो ठीक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक बनाते हैं। हम ये बोल रहे हैं कि सी बार की वैल्यू है 375, ओके।
375। गुड इवनिंग अमन तिवारी जी, कैसे हो? अच्छा 375 सी बार की वैल्यू डन है। अब हम बोल रहे हैं कि बी की वैल्यू पता नहीं है, ठीक है, बी की वैल्यू पता नहीं है, आई बार की वैल्यू 200 है, y जो है वो 10,000 पर है या 10,500 है, जरा देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ये करके देखते हैं, मुझे b की वैल्यू बताओ जरा, ठीक है, कैसे भी निकालो b की वैल्यू निकालो। देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं इस क्वेश्चन का, ठीक है। और इसका जस्ट दूसरा क्वेश्चन जो है वो है, हम लिखते हैं इनकम 20,000, ठीक है, दिस इज y1, y2 इक्वल टू 25,000। C इज इक्वल टू 12,000 है, ठीक है, और ये 16,000 है, 16 जो करते हैं इसे 14,000 कर लेते हैं, ठीक है। आई की वैल्यू 1500 है, जबकि सी बार की वैल्यू 500 है, ठीक है, ओके, कैलकुलेट बी। राजन का आंसर आ गया 0.94। तो फिर एक काम करते हैं, जल्दी से ना हम एक काम करते हैं, मुझे करेक्ट आंसर बताना। कौन? हिमानी, हिमानी हिमानी हिमानी, हाँ तुम हिमानी, हाथ में क्या रखा है तुमने? कैलकुलेटर रखा है, हाँ या ना? झूठ बोलना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। जल्दी हिमानी बताओ मेरे को, यस और नो? यस और नो हिमानी? झूठ नहीं बोलना बिल्कुल भी। जो बच्चे कैलकुलेटर से कर रहे हैं ना, कुछ कुछ पता चल रहा है मेरे को, जल्दी से फटाफट बताओ मेरे को। स्नेहा गुप्ता, वाला क्वेश्चन करना जरा तब तक, अगर निकाल दिया तो हम भी निकाल लेते हैं ये वाला, है ना? ये क्वेश्चन ऐसा है ही नहीं, इस क्वेश्चन में मैंने बोला ही नहीं कि ऐसा ही अप्रोच से करो, ठीक है, तो इसे ऐसा ही अप्रोच से करना ही नहीं है, इसे ADAS अप्रोच से कर लेंगे। अच्छा नहीं है, फिर ठीक है, डन। अगर नहीं है तो क्या होने वाला है यहाँ पर? यहाँ नॉर्मली हम क्वेश्चन देख रहे हैं, तो हमें पता है y इक्वल टू सी प्लस आई नो दैट सी बार प्लस बी वाई प्लस आई बार, तो y की वैल्यू हमें पता है क्या है, ओके, y की वैल्यू 10,500 इक्वल टू सी बार की वैल्यू कितनी है 375, b की वैल्यू कितनी है पता नहीं, मल्टीप्लाई 10,500 और i की वैल्यू 200, तो निकाल लेते हैं भाई। 10,500 इक्वल टू 375 और 200 हो गए 575, और ये हो गया 10,500 इंटू बी। तो हम क्या बोलने वाले हैं यहाँ पर, इस वाली वैल्यू को सीधा यहाँ लेकर आएंगे, 575 माइनस हो जाएगा, ये बच जाएगा 9,925 डिवाइडेड बाई 10,000
500 इक्वल टू बी। इतना ही आया भाई क्या आपका? तो सीधी सी बात है, 5 से डिवाइड करते हैं पहले इसको। तो 9925 डिवाइडेड बाई 10500, 5 से कर रहे हैं, 5 एकम 5, 4 बचा 45, 4 बचा 40, 2 बचा 25, 100। अगर 21 से करें 3 से करें, 3 से कर लेते हैं, 3 से नहीं कटेगा, 5 से करते हैं इसको। तो 20 फिर से करते हैं, 5 से 15। चलो भाई यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है। फिर किससे करें भाई? किससे कट जाएगा ये? किससे कटेगा ये? 3 से कटेगा, कट सकता है, काट लेते हैं। नेक्स्ट, फिर 14 से काट लेते हैं इसको, एक काम करते हैं। ये हो जाएगा 128, 126 और 26, 6 बचा, 6 बचा, ठीक है। मतलब वही आएगा 0.94 आंसर होगा। सेकंड का आंसर कितना है? 0.67। सेकंड का आंसर 0.67 है क्या? देखो यार, सब लोगों ने आधा आधा देखा है। मैंने आपका वो क्लियर कर दिया है वाला क्वेश्चन, तो आप उसे जरूर देख लो, ठीक है। फटाफट बता दो मेरे को ये वाला क्वेश्चन। ये तो मैंने आपके आगे सॉल्व कर दिया था, जल्दी से। सेकंड का हर्ष ने लिखा है 0.6। अच्छा जी, और कोई? और कोई बच्चा? और कोई बच्चा जो बताए इसका आंसर? जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ। ऋषि ने लिखा 0.9 सेकंड का, फर्स्ट का 0.05। हमने बी पूछा है, बी होता है एमपीसी। देखो बी एमपीसी होता है तो बी डायरेक्टली निकलेगा, ओके। तो ये मत सोचो, बी का मतलब एमपीसी होता है। यहाँ पर भी बी पूछा है मैंने। अब बी का मतलब होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अगर देखोगे तो 14,000 में से 12,000 गए, ये 2,000 बचे, यहाँ 5,000 बचा। 3 0 से 3 0 कर दो तो ये 2/5 हो गया, 0.4 है आंसर। जितने लोगों ने आंसर निकाला गया ये वाला, बी का आंसर कितना है? 0.4। कितने लोगों ने निकाला? राजन ने, अच्छा यहाँ स्नेहा ने निकाला है, बस स्नेहा कह रहा हूँ, क्या नाम है इसका? ज्योति ने निकाला है, और किसी ने तो नहीं निकाला। आप बता दो। क्वेश्चन में y2 है, y1 है, बिल्कुल डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन में तो ये चीजें गुमराह करने को दे रखी थी सब, ये चीज तो फालतू में घुमाने को दे रखी थी, कुछ था ही नहीं इसमें। मैं तो देख रहा था आप सीधी बुद्धि लगाते हो कि नहीं लगाते, तो आपने सीधी बुद्धि नहीं लगाई, नहीं लगाई तो मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास होगी मंडे को। कोशिश करेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पूरा ही खत्म कर दें उसमें, ठीक है। तो टेंशन लेना मत, और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हमारा एक्सेस डिमांड डेफिशिएंट डिमांड वाला टॉपिक शुरू हो जाएगा। मतलब लास्ट चैप्टर ऑफ दिस यूनिट, इस यूनिट का लास्ट चैप्टर चालू हो जाएगा। तो अगर भैया y1 है y2 है तो y2 माइनस y1 कर दो भाई, डिफरेंस चाहिए ना अपने को, तो चेंज चाहिए, ठीक है ना। ऐसी c है, अच्छा c1 है c2 है, बस मतलब दोनों c दे रखे हैं तो उसका मतलब यही है। बस आप ये सोचो, इसमें क्वेश्चन का वो मत करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता इस बात से यार, वो तो तुम समझ चुके हो ना कि क्या है ये, छोड़ दो, डन है ना, छोड़ दो इस बात को, ओके। तो सभी लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ओके। और क्या करेंगे हम? नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है, ओके। तब तक के लिए सभी लोगों को गुड नाइट, बाय बाय,
और हैप्पी संडे। ठीक है, कल मेरी क्लास मॉर्निंग में एक 11th वालों की, ठीक है, और आप लोगों की नहीं है यार, तो आप लोगों की रखी नहीं है, परसों रखेंगे, थोड़ा सा मुझे भी फ्री टाइम चाहिए। सबसे पहले सेंड किया, हाँ बहुत, हाँ ये तो बात है ज्योति, तुमने सबसे पहले सेंड किया, गुड। तो सभी लोगों को बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।